गुड इवनिंग टू ऑल। जुडिशियल लॉ क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारी कंपनी लॉ की ये सीरीज चल रही है जिसमें आपकी 6th वीडियो है और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि निदेशकों की नियुक्ति किस प्रकार होती है, उनके दायित्व क्या होते हैं, उनकी शक्तियाँ क्या हैं और अगर उनको हटाया जाना हो तो हटाए जाने की प्रक्रिया क्या है। इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे आज। चलिए मेन पॉइंट्स देख लेते हैं क्वेश्चन के। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि कंपनी अधिनियम की धारा 149 में क्या प्रावधान दिए गए हैं, उन प्रावधानों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट देखेंगे इसमें निदेशकों की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है धारा 152 के अंतर्गत। निदेशकों की शक्तियां क्या हैं धारा 179 इसके अंतर्गत देखेंगे। चौथा पॉइंट देखेंगे निदेशकों के कर्तव्य और अंत में पांचवा पॉइंट देखेंगे कि निदेशकों को किस प्रकार हटाया जा सकता है धारा 169 के अंतर्गत। तो सबसे पहले इसमें पॉइंट एक है अपना धारा 149 में क्या प्रावधान है, तो उनको देख लेते हैं। पहला है कि प्रत्येक कंपनी का एक निदेशक बोर्ड होगा। जितनी भी कंपनियां हैं उन सब में उनका सब में एक क्या होगा, एक निदेशक बोर्ड होगा। ये निदेशक बोर्ड जो निदेशक बोर्ड होता है, जितने भी निदेशक नियुक्त होते हैं उन सभी को सम्मिलित रूप में निदेशक बोर्ड कहा जाता है। ठीक है। अब निदेशकों की संख्या क्या होगी ये भी निर्धारित किया गया है। तो अगर पब्लिक कंपनी है तो उसमें कम से कम 3 निदेशक होने चाहिए। अगर कंपनी प्राइवेट है तो उसमें कम से कम 2 निदेशक होने चाहिए। एक व्यक्ति कंपनी तो एक निदेशक होता ही है। ठीक है। इसी के साथ निदेशकों की अधिकतम संख्या 15 हो सकती है। और अगर अधिकतम संख्या करनी हो तो निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 15। ये भी इसमें निर्धारित है। और अगर मान के चलो कंपनी को 15 से ज़्यादा निदेशकों की जरूरत है तो उन्हें विशेष संकल्प के द्वारा वो पारित करके तब अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं। और कम से कम एक निदेशक ऐसा हुआ जो पूर्व में 182 दिन कम से कम 182 दिन भारत का निवासी रहा हो। तो इसके प्रावधान है धारा 149 के अंतर्गत। अब निदेशकों की नियुक्ति कैसे की जाती है, धारा 152 के अंतर्गत इसके बारे में प्रावधान दिए गए हैं। तो कंपनी के प्रबंधन में निदेशकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः अपेक्षा ये की जाती है कि प्रत्येक निदेशक कर्तव्यनिष्ठ हो, कार्यकुशल हो एवं दक्ष व्यक्ति हो, जिससे कंपनी, क्योंकि कंपनी में केवल निदेशक ही नहीं, निदेशक के साथ जितने अंशधारी होते हैं उनकी भी इसमें पूंजी रहती है। तो कंपनी की कोशिश रहती है कि वो लाभ प्राप्त करे। तो सबसे पहले इसमें निदेशक की नियुक्ति होती है, प्रथम निदेशकों की नियुक्ति। तो इसकी नियुक्ति प्रोमोटर्स के द्वारा की जाती है और प्रोमोटर्स क्या करते हैं, इनका नाम संगम अनुच्छेद के लिए भेज देते हैं। अगर इनका नाम संगम अनुच्छेद में दायर नहीं किया जाता है, क्योंकि संगम अनुच्छेद में नाम एक स्थायी रूप से भी और जो सामान्य सभा होती है उसके द्वारा नियुक्त किए जा सकते हैं। वार्षिक जो सभा होती है, साधारण सभा होती है, उसके द्वारा। लेकिन अगर वार्षिक साधारण सभा नहीं हुई है तो जब तक ये प्रथम निदेशक जो होता है वही संगम ज्ञापन पर हस्ताक्षर करता है। ठीक है। इन्हें प्रथम निदेशक कहा जाता है। अब जब भी वार्षिक साधारण सभा होती है तो सभा अगर चाहेगी तो इन प्रथम निदेशकों में से निदेशक नियुक्त कर सकती है। वो इनके स्वविवेक पर निर्धारित है। और ये भी एक कुल संख्या जो निदेशकों की नियुक्त होगी तो इन प्रथम निदेशकों में से केवल 1/3 निदेशक ही लिए जा सकते हैं। बाकी जितने होंगे आवर्त यानी रोटेशनल रूप में निदेशक चलेंगे। ठीक है। बाकी यानी 2/3 भाग जो बच गया निदेशकों का। अगला पॉइंट है कंपनी की साधारण सभा द्वारा नियुक्ति। अब अगली जो नियुक्ति होती है वो कंपनी की साधारण सभा द्वारा होती है। अब इसके लिए कंपनी द्वारा एक सूचना जारी की जाती है साधारण सभा द्वारा, जिसको हम स्पष्टीकरण विवरण भी कहते हैं, जिसमें ये पूरा विवरण होता है कि जो साधारण सभा आयोजित की जा रही है उसमें निदेशकों की नियुक्ति किस प्रकार से की जाएगी। ठीक है। तो इसमें सभी पात्रताएं भी होती हैं, निदेशकों की क्या क्या पात्रताएं रहेंगी उसका सबका इसमें ब्यौरा होता है। तो ये साधारण सभा द्वारा निदेशकों की नियुक्ति की जाती है। हाँ, इसमें एक चीज और है कि इसमें साधारण सभा द्वारा जो नियुक्ति होती है वो 2/3 जो भाग होता है वो रोटेशनल रहेगा। इसमें ये प्रावधान किया गया है रोटेशनल, इसमें निदेशकों की नियुक्ति रहेगी 2/3 भाग की। अब अगला है निदेशकों की नियुक्ति में नामांकन द्वारा नियुक्ति। अगर किसी भी कंपनी में किसी केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कोई भी एक तरह से कंपनी में हिस्सा है, ठीक है, या अंश है, तो कंपनी में अंशधारी के रूप में सरकार स्थापित है तो सरकार द्वारा नामांकन के जरिए भी जो सरकार नियुक्ति के लिए नामांकित करे अपने द्वारा निर्देशकों की, तो उन्हें भी नियुक्त किया जा सकता है। उन्हें नामांकन द्वारा नियुक्ति कहा जाता है। निदेशक बोर्ड द्वारा नियुक्ति। अब कुछ नियुक्ति निदेशक बोर्ड द्वारा भी की जाती है, लेकिन ये कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं जिसमें निदेशकों की नियुक्ति की जाती है। या तो एक ऐसा हो सकता है कि किसी निदेशक का जो समय है, समय सीमा समाप्त हो गई हो, या अकस्मात उसकी दुर्घटना या मृत्यु हो जाए,
तो जब निदेशकों द्वारा अन्य निदेशक की कमियों पर नियुक्ति की जाती है, जिसमें नॉर्मली मृत्यु हो जाने पर या किसी निदेशक के दिवालिया हो जाने पर, त्याग पत्र दे देने पर या अयोग्य घोषित हो जाने पर, ये कुछ ऐसे कारण हैं जिन पर निदेशक बोर्ड द्वारा निदेशकों की नियुक्ति की जा सकती है। कुछ नियुक्तियां अधिकरण द्वारा की जाती हैं। यहाँ पर अधिकरण के भी कुछ प्रावधान हैं जिनके द्वारा अधिकरण जो है नियुक्ति कर सकता है। यानी अगर अधिकरण को लगता है कि किसी भी निदेशक द्वारा कोई भी आचरण अन्यायपूर्ण या फिर कपटपूर्ण इस प्रकार की प्रवृत्ति देखी जाती है, तो निदेशक द्वारा भी शिकायत करने पर अंशधारियों के या किसी भी कंपनी के जो भी व्यक्ति है जो संबंधित है कंपनी से, उसकी शिकायत करने पर अधिकरण द्वारा भी नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है, तो ये थे आपके मेन पॉइंट्स जो आपके ये निदेशक डायरेक्टर की नियुक्ति से संबंधित थे। अगला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट है इसमें निदेशक की शक्तियां। निदेशक जो होता है उसकी शक्तियां क्या हैं, ये धारा आपका 179 के अंतर्गत बताया गया है। तो कंपनी एवं निदेशकों की शक्तियों का प्रयोग निदेशक बोर्ड द्वारा किया जाता है, किसी निदेशक विशेष द्वारा नहीं। यानी शक्तियों का जो प्रयोग है वो निदेशक द्वारा नहीं किया जाता। यानी ये नहीं है कि कंपनी का कोई एक निदेशक है तो वो शक्तियों का प्रयोग करता है, वो नहीं करता। निदेशक जितनी भी सभी मिलकर जो निदेशक बोर्ड होता है वो शक्तियों का प्रयोग करते हैं, किसी विशेष निदेशक द्वारा नहीं किया जाता है। बोर्ड चाहे तो शक्तियां किसी निदेशक को प्रत्यायोजित कर सकता है। अब इसमें ये चीज है कि अगर बोर्ड चाहे तो किसी निदेशक को शक्तियों को सौंप सकता है, लेकिन उसमें यह है कि या तो उसमें कंपनी का कोई लाभ हो रहा हो या कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जिसमें किसी निदेशक को शक्तियां प्रत्यायोजित करने की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो तब प्रत्यायोजित कर सकते हैं, वरना शक्तियों का प्रयोग केवल निदेशक बोर्ड जो होता है, डायरेक्टर बोर्ड होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसके द्वारा ही किया जाता है। निदेशक बोर्ड की मुख्य शक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। तो पहली शक्ति है प्रबंध की शक्ति। पहली शक्ति क्या है आपकी, कि प्रबंध की शक्ति। यानी निदेशक बोर्ड जो होता है पूरी तरह उनको प्रबंध करने की शक्तियां होती हैं, जिसमें एक तरह से संगम अनुच्छेद एवं संगम ज्ञापन के अंतर्गत वो कार्य प्रणाली कर सकता है, जिससे ऐसे प्रबंध लागू कर सकता है जिससे कंपनी को लाभ प्राप्त हो। तो पहली शक्ति है प्रबंध की शक्तियां। दूसरी है अंश आवंटन की शक्तियां। तो यहाँ पर निदेशक बोर्ड जो है उसको अंशों के आवंटन की शक्तियां भी प्राप्त हैं। यानी धारा 39, ये आपकी धारा 39 और 40 के अंतर्गत जो अंश हैं पूंजी एकत्रित करने के लिए उन्हें अंशों को आवंटन की शक्तियां प्राप्त है निदेशक बोर्ड को। तीसरा इसमें शक्ति है प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन। यानी प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन कैसे, कि अंशों का जो अंकित मूल्य होता है, अंशों का जो अंकित मूल्य होता है, जो बाजार वैल्यू होती है उनकी अंशों की, उस वैल्यू से अधिक मूल्य पर अंशों का निर्गमन करना, उनको बेचना एक तरह से, ठीक है, लोगों को, तो वो कहलाता है प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन। तो ये भी एक शक्ति होती है आपके बोर्ड द्वारा, जो निदेशक बोर्ड होता है उसके पास शक्ति होती है। अगली शक्ति है बट्टे पर अंशों का निर्गमन। निदेशक बोर्ड को ये भी शक्ति होती है कि बट्टे पर, यानी कि जो अंशों की कीमत अंकित अंश की कीमत होती है उससे कम मूल्य पर उनका अंशों का या शेयर्स का निर्गमन, वो कहलाता है बट्टे पर अंशों का निर्गमन। अगली शक्ति है यहाँ पे निदेशक बोर्ड की अंश मूल्य की मांग। अंश मूल्य की मांग से यहाँ पर आशय है कि जब अंशधारियों या व्यक्तियों द्वारा कंपनी के शेयर्स या अंश खरीदे जाते हैं तो कुछ न्यूनतम राशि का भुगतान कर दिया जाता है। अब बकाया जो राशि रह जाती है उसको बोलते हैं, उस राशि की मांग के लिए, तो उसी को बोलते हैं अंश मूल्य की मांग। जो अंश की जो मूल्य है बचा कुचा, उसकी मांग करने की भी शक्ति निदेशक बोर्ड को है। यानी जब शेयर खरीदे थे तो कुछ न्यूनतम राशि जब जमा कर दी थी व्यक्ति ने, अंशधारी ने, अब जो बची कुची राशि है उसको मांगने का अधिकार रहता है, उसी को कहते हैं अंश मूल्य की मांग। अगला है अंश जब्ती करना। अब यहाँ पर किसी भी अंशधारी द्वारा कुछ ऐसा दुर्व्यवहार दिखाया जाता है जो क्या कहते हैं कंपनी के आधारों पर या संचालन संबंधी नहीं है, तो उसके संबंध में जो अंश जो है उनको जब्त किया जा सकता है। या कारण ये भी रह सकता है कि उसके द्वारा बकाया राशि, जो अंशधारी है उसके द्वारा बकाया राशि का भुगतान ना किया जाए, तब भी अंशों को जब्त किया जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है संविदा करने की शक्तियां। तो निदेशक बोर्ड जो है उसको कंपनी के उपलक्ष्य में संविदा करने की भी शक्तियां प्राप्त होती हैं, या कोई अभिकर्ता जो होता है उसके थ्रू वो कंपनी संविदा कर सकती है। ठीक है, निदेशक के संदर्भ में। अगला पॉइंट है निवेश करने की शक्तियां। तो कंपनी की पूंजी को निवेश करने की शक्तियां निदेशक बोर्ड को होती हैं, लेकिन वो
पूंजी निवेश किया जा रहा है वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए, यानी लाभप्रद कार्यों के लिए निवेश किया जाना चाहिए, तो निवेश करने की शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। अगला पॉइंट है निदेशकों की नियुक्ति की शक्तियां। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि निदेशक बोर्ड जो होता है उसको निदेशकों की नियुक्ति करने की भी शक्तियां प्राप्त है। अगर कुछ ऐसी रिक्तियां रह जाती हैं, अकस्मात कुछ ऐसी हानियां हो जाती हैं, तो उस समय जो निर्देशक की जगह खाली हुई है उस पर निदेशक बोर्ड द्वारा निदेशक की नियुक्ति की जा सकती है। निदेशक बोर्ड द्वारा अगली शक्ति है वाद लाने का अधिकार। कंपनी के उपलक्ष्य में निदेशक बोर्ड द्वारा वाद भी लाया जा सकता है न्यायालय में, ठीक है। तो ये 10वां आपका अधिकार था निदेशक बोर्ड का। अब फोर्थ है अपना निदेशकों के कर्तव्य, कि निदेशकों के कर्तव्य क्या हैं। यहाँ पे निदेशकों के कर्तव्य देख लेते हैं। शक्तियों के साथ साथ जो निदेशक बोर्ड होता है, निदेशक बोर्ड जो होता है उसके कुछ कर्तव्य भी हैं। कर्तव्य क्या है कि जो निदेशक बोर्ड होता है उसका ये कर्तव्य है कि कंपनी और अंशधारियों के साथ वैश्वासिक कर्तव्य बनाए, यानी विश्वासपूर्ण कर्तव्य को बनाकर रखे। तो ये कर्तव्य है, विश्वास की भावना कंपनी और अंशधारियों के बीच निदेशक बोर्ड बनाकर रखे। अगला कर्तव्य कौशल तथा सतर्कता, यानी निदेशक बोर्ड से अपेक्षा की जाती है कि कंपनी के अंदर जितने भी कार्य किए जा रहे हैं वो कौशल पूर्ण किए जा रहे हैं, जिससे आगामी वर्षों में लाभ प्राप्त होगा, और सभी कार्य सतर्कता पूर्वक किए जा रहे हैं। किसी भी कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही या ढील नहीं बरती जा रही है, तो इस सतर्कता पर यहाँ पर आशा है। अगला पॉइंट है बैठकों में भाग लेना। निदेशक जो होते हैं उनका ये कर्तव्य होता है कि जितनी भी बैठक होती है सामान्यतः उनमें भाग लेना होता है। अब ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन उनसे अपेक्षा ये की जाती है कि उन्हें भाग लेना चाहिए प्रत्येक बैठक में गतिविधियों कंपनी की जो होती है निदेशकों द्वारा। अगला है प्रत्यायोजन। हम पहले भी डिस्कस किया था कि निदेशकों का कर्तव्य है कि पहली बात तो अपने कार्य को किसी दूसरे व्यक्ति को प्रत्यायोजित यानी सौंप देना, किसी अन्य को सौंप नहीं सकता है, लेकिन फिर भी अगर विशेष परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो रही हैं जिससे कंपनी को लाभ हो, या परिस्थितियां ऐसी हो जाएं कि कंपनी के उपबंध ऐसे हो जाएं कि वो सौंप सकता हो, तो सौंप सकते हैं, वरना निदेशक का कर्तव्य यह है कि वो प्रत्यायोजित अपने किसी भी कार्य को अन्य व्यक्ति को सौंप नहीं सकता है, उसे अपने कार्य खुद करने होते हैं। तो ये कुछ कर्तव्य हैं। एक कर्तव्य आपका है व्यक्ति हित, यानी जो निदेशक होता है वो कंपनी के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए नियुक्त किया जाता है, तो उसके जितने व्यक्तिगत हित हैं तो उनको वो पृथक रखेगा, कंपनी के साथ उनका विलय नहीं होने देगा, तो व्यक्तिगत हितों को दूर रखने की अपेक्षा की जाती है, ये भी उसका कर्तव्य होता है। अब 5वां पॉइंट है अपना निदेशकों को हटाया जाना, धारा 169 के अंतर्गत, यानी निदेशकों को किस प्रकार से हटाया जा सकता है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर 2 प्रावधान है, एक तो साधारण सभा द्वारा हटाया जाना और दूसरा है अधिकरण द्वारा हटाया जाना। तो 2 प्रकार से हटाया जा सकता है, एक तो साधारण सभा द्वारा हटाया जा सकता है और दूसरा अधिकरण द्वारा भी हटाया जा सकता है। तो पहला देख लेते हैं साधारण सभा द्वारा किस प्रकार से हटाया जा सकता है। तो साधारण सभा द्वारा साधारण संकल्प पारित करके निदेशक जो है उसको हटाया जा सकता है। जरूरी यह है कि साधारण सभा एक साधारण संकल्प पारित कर दे। दूसरा है हटाने से पूर्व सुनवाई का युक्त अवसर प्रदान करना होता है। जो निदेशक जो होता है उसके लिए साधारण सभा द्वारा एक युक्त अवसर प्रदान करना होता है, जिसमें वो अपनी पूरी तरह बात रख सके, ठीक है। अगर उससे कोई दोषपूर्ण कार्य कुछ गलती हुई है तो उसको एक तरह से अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है सुनवाई का, हटाने से पूर्व। हटाने की सूचना सभा से 14 दिन पूर्व मिलना अपेक्षित किया जाता है, यानी निदेशक को हटाने से 14 दिन पूर्व की सूचना देना आवश्यक माना जाता है कि उसे 14 दिन पूर्व ये सूचित कर दिया जाए कि आपको अपने पद से हटाने के लिए एक प्रक्रिया जारी कर दी गई है, और ये सूचना जो है वो लिखित में होनी चाहिए, और निदेशक सभी सदस्यों को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा। अब निदेशक जो है जिसको हटाया जाना है उससे अपेक्षा की जाती है कि वो अपने पक्ष में जो भी बात रखना चाहता है वो अभ्यावेदन सभी सदस्यों के पास वो अपना पहुंचाए और उसे प्रस्तुत कर सकता है, और जिस पर सदस्य जो है वो अपना विचार करेंगे वो सदस्यों के अपने स्वविवेक पर निर्धारित है कि उसके संबंध में क्या एक्शन लेना चाहें। अब अगली प्रक्रिया जो हटाने की वो है अधिकरण द्वारा हटाया जाना। तो अधिकरण की जरूरत सदस्य या किसी भी अंशधारी द्वारा कोई याचिका प्रस्तुत की जा सकती है अधिकरण में, ठीक है। अब वो याचिका कुछ कुप्रबंध या दमनात्मक नीति लगाने के संदर्भ में हो सकती है कि जो निदेशक जो है वो कंपनी में कुप्रबंध या दमनात्मक नीति के अंतर्गत कार्य कर रहा है, तो वो कोई भी सदस्य या अंशधारी इस याचिका को लगा सकता है। अब पद से 5 वर्षों तक हटाया जा सकता है। अब ये निदेशक को
अधिकरण द्वारा अपने पद से 5 वर्षों तक हटाया जा सकता है और ना ही क्षतिपूर्ति के लिए उसको बाद लाने का अधिकार प्राप्त रहता है इसके अंतर्गत। तो ये प्रक्रिया थी अधिकरण द्वारा निदेशक को हटाया जाना। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।